हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पेडस इंग्लिश लाइशियम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के प्रयास बैच के इस सेशन को, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, यानी बी फॉर्म का प्रयोग, है ना। बी फॉर्म क्या होता है, अगर थोड़ा सा आपको याद होगा तो शायद रिमाइंड कर सकते हैं आप लोग। हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको वर्ब के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हमने आपको डिवाइड किया था कि वर्ब दो कैटेगरी में बढ़ता है। एक का नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हमने बताया था दो भाग में अलग अलग बांट करके, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आपका था मॉडल्स, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत भी हमने तीन अलग अलग कैटेगराइज किया था, जिसमें पहला नाम था बी फॉर्म, और उस बी फॉर्म के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज और वर। तो इसी पांचों नाम जिसे हम बी फॉर्म में रखे हैं, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि बी फॉर्म जो होता है, इस बी फॉर्म में केवल यही पांच नाम नहीं आता, इसके अलावा कुछ नाम और भी होते हैं। मैं केवल नाम बता देता हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग अलग जगहों पे करेंगे और वो थोड़ा एडवांस फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बी फॉर्म का मतलब हमने बताया इज, एम, आर, वाज और वर, साथ ही साथ उसमें खुद बी भी शामिल है, यानी बी ई बी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मैं खुश होऊंगा, है ना, आई विल बी हैप्पी। ठीक है, वह किसान रहेगा, वैसा बोलते हैं हम लोग ना, ही विल बी अ फार्मर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जिस स्थिति में वह रहेगा या होने की प्रयास करेगा, ठीक है, या बना रहेगा उस स्थिति में, तो उसके लिए हम लोग विल बी का यूज करते हैं या शैल बी का यूज करते हैं। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में हम लोग विल बी यानी विल का ही यूज करते हैं, स्पोकन में शैल का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये खुद उसमें बी भी शामिल था। इसके अलावा बिन का यूज करते हैं और बीइंग का यूज करते हैं, BEING। तो बीन और बीइंग जो होता है स्पेशली पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है बोलने के तौर पर। वैसे अगर हम लोग बात करें बिन का यूज, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर लूँ कि मैं बीमार हूँ तो आई एम इल, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ तो आई एम इल फॉर 2 days, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। वहां क्या बोलेंगे आप लोग, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। ठीक है, तो यहाँ हैव बीन का यूज कर दिया हम लोग। तो ये जो बी फॉर्म हमने लिखा है, इस बी फॉर्म के अंतर्गत फिलहाल हम लोग देखेंगे 5 यूज, है ना, 5 नाम के बारे में, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर रहेगा। लेकिन इसके अलावा 3 नाम और होता है। ठीक है, जैसे इसमें खुद बी भी शामिल है, ये बीन भी शामिल है और बीइंग भी शामिल है। तो बीइंग का यूज तो हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस में, बीन का यूज भी पैसिव वॉइस में करेंगे। हालांकि एक्टिव में जब करेंगे तो ये प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज करेंगे। और बी का यूज हम लोग किसी भी मॉडल्स के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, किसी भी मॉडल्स के साथ ये हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि वह प्रसन्न हो सकता है, खुश हो सकता है, ही कैन बी हैप्पी, वह ईमानदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मॉडल्स के साथ हम लोग वी का यूज करते हैं। तो ये बात हो गया, लेकिन आज हम लोग ज्यादा फोकस हमारे रहेगी पढ़ने को लेकर के, ये इज, एम, आर, वाज, वेयर के यूज को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे इज, एम, आर पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, फिर आगे बात करेंगे वाज और वर्क के बारे में। ठीक है, तो इज, एम, आर का यूज तो ये होता है प्रेजेंट को डिनोट करने के लिए। अभी हम टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। और वाज, वेयर जो होता है ये पास्ट में होने की बात करता है। किसमें होने की बात करता है, पास्ट में। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिए। और वर्ब के अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब होता क्या है, तो वर्ब के बारे में केवल 2 ही बात कहिएगा आप लोग। क्या कहिएगा भाई, कि वर्ब का मतलब होता है एक तो टू डू का मतलब किसी काम का होना, करना, और दूसरा होता है टू बी यानी किसी काम का होना। जैसे मैं पढ़ाता हूं आई टीच, और मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है, जैसे बोलते हैं वह खाता है, ही इट्स, फिर बोलेंगे वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। तो वह कैसा है उसके नेचर के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए हमने बी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, इज, एम, आर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन जब उसके एक्शन के बारे में बताएंगे, उससे होने वाले काम के बारे में बताएंगे, तो वहां डू फॉर्म यानी टू डू फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये देख रहे हैं बी फॉर्म के बारे में। तो इज, एम, आर प्रेजेंट होता है और वाज, वर होता है पास्ट के बारे में। ठीक है,
जैसे हम बोलते हैं, मान लिया जाए वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। वह पतली है, वह पतली है, सी इज स्किनी, SKINNY, स्किनी। स्किनी का मतलब क्या होता है? पतली, ठीक है। फिर बोलते हैं तुम चालाक हो, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, ठीक है। मैं तेज हूं, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। वे लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, दे आर गुड, ठीक है। तो अभी आपने ये सारे एग्जाम्पल्स को देखा कि कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और समझने का प्रयास करिए आप लोग। जैसे हमने बोला वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह पतली है, सी इज स्किनी, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर, मैं तेज हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, वे लोग अच्छे हैं, दे आर गुड, ठीक है। तो ये इज एम आर जो प्रेजेंट में होने की बात कर रहा है, अभी करने की बात नहीं करना है, केवल होने की बात करना है, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट की बात हो रहा है कि ऐसा है वैसा है, मतलब उसके नेचर या गुण के बारे में डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। अभी हमने जितना कुछ भी लिखा है ये उसके स्वभाव के बारे में, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये सब एडजेक्टिव है। क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ऐसा बोले, मान लिया जाए वह एक छात्र है ना, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां जो स्टूडेंट आ गया वो क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर ऐसा बोलेंगे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। अब मैं यहां से जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। अक्सर तो आप लोग समझते होंगे कि जो इज एम आर होता है वो इज एम आर को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इज एम आर का हमने इस्तेमाल किया है, ये इज हो गया, ठीक है, आर हो गया, एम हो गया, ये जितनी जगहों पे हमने इज एम आर का इस्तेमाल किया है, ये इज एम आर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इन सारे इज एम आर को हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। कौन सा वर्ब बोलेंगे भाई? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसा हमने अभी कहा कि इज एम आर के बाद अभी जितना भी एग्जांपल हमने लिया है, इन सब के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आया है, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में उसकी विशेषता बतला रहा है, उसके गुण को, उसके नेचर को बता रहा है, तो या तो एडजेक्टिव आया है, या फिर वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसका पोजीशन क्या है, वो है क्या, उसके बारे में बात कर रहा है, यानी कोई ना कोई नाउन आया है। जैसे मैं एक टीचर हूं, है ना, वह एक स्टूडेंट है, तो ये हमारे होने के बारे में, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसके बाद नाउन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इन सारे इज एम आर के बाद अभी तक जो कुछ भी एग्जाम्पल में देख रहे हैं वो या तो नाउन है या एडजेक्टिव है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाता है कि जब इज एम आर के बाद नाउन या एडजेक्टिव होता है तो उस समय, उस टाइम में ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं, चाहे इज एम आर जो भी रहेगा प्रेजेंट में, ठीक है, इस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इज एम आर के बाद हम लोग कोई मेन वर्ब का फॉर्म लाते, जैसा मैं ऐसा कहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहां जो एम का इस्तेमाल किया गया है वो टीचिंग है, यानी टीच का मेन वर्ब हमारा है ना, तो मेन वर्ब का ये चौथा रूप है, यानी वी4 का इस्तेमाल किया गया है। तो उस मेन वर्ब के पहले एम आने की वजह से यहाँ पर एम जो है वो कहलाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सहायक होता है, असिस्टेंट होता है, किसी के साथ रहने वाला। और मेन का मतलब होता है मेन, यानी जो बॉस है। तो हम किसी को भी सहायक या उसका असिस्टेंट केवल तभी कह सकते हैं जब वो अपने मालिक यानी बॉस के साथ साथ हो, ठीक है। तो इस इज एम आर को आप ऑक्सिलरी वर्ब कहने की
हिमाकत तभी कर सकते हैं जब उसके बाद कोई मेन वर्ब का रोल रहेगा तब, ठीक है। अगर वह ऐसा बोलेंगे वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, यहाँ पे इज ऑलरेडी वर्ब हुआ। लेकिन फिर बोलेंगे वह एक खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है। क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर बोलेंगे वह एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज अ गुड प्लेयर, लिंकिंग वर्ब है। वह अच्छा खेलता है, ही प्लेज गुड, ऐसा बोल सकते हैं ना, ही प्लेज वेल, ठीक है। गुड यहाँ नहीं बोलेंगे, वेल बोलेंगे, क्योंकि गुड आदमी की क्वालिटी होता है और वेल किसी काम के अच्छा होने को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो स्पोकन इंग्लिश हम हमारे अंदर की बातों को कैसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, यही तो है। लेकिन आजकल आप लोग बोलने के क्रम में बहुत सारी चीज़ों को एक मन में हवा बना लिए हैं कि काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, वोकैब याद करना पड़ेगा और पेपर पढ़ना होगा, तमाम तरह की क्या कह सकते हैं उसको, टीवी चैनल्स को देखना पड़ेगा, तभी जाके अंग्रेजी हम बोल पाएंगे। देखिए अंग्रेजी बोलने के लिए इतनी सारी चीज़ों को करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक छोटी सी प्रयास ज़रूरत है, और प्रयास का मतलब होता है वो आपकी कोशिश होनी चाहिए, बोलने की कोशिश, ठीक है। आप तमाम कुछ पढ़ लीजिए लेकिन आप बोलने का अभ्यास नहीं करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप लाइफ में कभी बोल नहीं पाएंगे। अगर ये छोटा सेंटेंस है, अगर हम आपको बोलने के लिए कहा जाए लेकिन आप लिख देते हैं कि सर, अगर हम आपसे पूछे कि आप बताइए कि वह एक चालाक विद्यार्थी है, ही इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट, वह एक तेज विद्यार्थी है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर ऐसा केवल आप लिख देते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। इसीलिए ऑलवेज प्रयास करिए कि आप उसको बोलें, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है प्रयास बैच, एन इनिशिएटिव फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। ये प्रयास करना है केवल आप लोगों को, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ आपको इसमें डीपली अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा हूँ, बस बेसिक चीज़ों के बारे में, ताकि आप प्रयास करें और आप चीज़ों को बोल पाएँ, पढ़ पाएँ, ठीक है। ये प्रयास करना है। अब देखिए इसी को थोड़ा फास्ट बोलिए। पहले बोलने में हमें बोलने के लिए सीखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसी को फास्टनेस लाइए। जैसे ऐसा बोलते हैं, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह पतली है, सी इज स्किनी, तुम चालाक हो, यू आर क्लेवर, मैं तेज हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, वे लोग अच्छे हैं, दे आर गुड, वह एक छात्र है, इज अ स्टूडेंट, मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्टनेस जब लाएंगे बोलने में, तभी आपके अंदर की जो टंग है ना, जहाँ वो ब्लक कर रहा है, रुक रहा है, वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको और ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वह 30 साल का है, ही इज 30 ईयर्स ओल्ड, या आप बोलेंगे ही इज 30। मैं 20 साल का हूं, आई एम 20 ईयर ओल्ड, या आई एम 20, केवल ऐसे बोलेंगे आप लोग, ठीक है। तुम अभी भी जवान हो, यू आर स्टिल यंग, देखिए यू के साथ आर का इस्तेमाल किया गया है। पटाखे खतरनाक होते हैं, क्रैकर्स आर डेंजरस, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आज बृहस्पतिवार है, टुडे इज थर्सडे, आज 11 जून है, टुडे इज 11th जून, ट्रेन लेट है, ट्रेन इज लेट। देखिए अब इस तरह का जो एग्जांपल्स है, आप नॉर्मली अपने बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे लाइनों को ऐसे बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं आज सभी दुकानें बंद हैं, ऑल शॉप्स आर क्लोज टुडे, ऐसे बोलते हैं। वह मेरी कार है, दैट इज माई कार, यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। तो नॉर्मल यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप अपने बोलचाल की भाषा में इज एम आर का इस्तेमाल करके आप बखूबी बोलते हैं और काफ़ी संख्या में बोलते हैं। इसीलिए इस इज एम आर पर छोटे छोटे सेंटेंस को बना करके बोलने का भरपूर कोशिश करना चाहिए और हमें ये अभ्यास करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस एक बार मैं फिर से थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िएगा। और स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है जितना फास्टनेस चाहिए बोलने में, कहीं भी आपका टंग रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे वह 30 साल का है, ही इज 30, इतना बड़ा नहीं बोलिएगा, स्पोकन में नॉर्मली बोलिएगा ही इज 30। तुम अभी भी जवान हो, यू आर स्टिल यंग, पटाखे खतरनाक होते हैं, क्रैकर्स आर डेंजरस, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आज बृहस्पतिवार है, टुडे इज थर्सडे, आज 11 जून है, टुडे इज 11th जून, ट्रेन लेट है, ट्रेन इज लेट, ठीक है। तो इज एम आर का जो यूज है, अगर आप नंबर और पर्सन के हिसाब से बात करें तो मैं फिर से रिमाइंड कर दूं आप लोगों को कि एम का इस्तेमाल केवल आई के साथ करते हैं जब खुद के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है, एम का यूज। इज का यूज जो है वो थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। क्लियर है आप लोगों को। या कोई भी सिंगल अगर नाम रहेगा, अब नाम का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नाम केवल किसी पर्सन का नाम होगा, वो कोई थिंग भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है। जैसे पटना बिहार की राजधानी है,
पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ऐसा कह सकते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ऐसा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, यानी पर्सन का भी नाम, प्लेस और कोई थिंग भी हो सकता है, ठीक है। देखिए और देखिए, आर का जो यूज करते हैं हम लोग वो वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं। दे का मतलब होता है वेलो के सेंस में, वे के सेंस में होता है। लेकिन अगर हम किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए बोलते हैं वे मेरे पिताजी हैं, तो हाँ इंग्लिश में कभी भी ऐसा नहीं बोलिएगा दे आर माई फादर्स, ऐसा नहीं बोलेंगे, ही इज माई फादर। पिताजी संख्या में एक होते हैं, ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग, ही इज माई फादर ऐसा बोलेंगे आप लोग, राइट। फिर अगर किसी को रेस्पेक्ट से बोलना है वे के सेंस में कि वे है ना, वे मेरे रिलेटिव में कोई है, एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन रेस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए वहां पे ही का यूज करिए ना कि दे का यूज। क्योंकि कई बार आप लोग क्या होता है कि हिंदी के सेंस में यूज कर लेते हैं कि दे का मतलब वे या वेलो कर लेते हैं, वहां पे ऐसा करते नहीं। जब किसी पर्सन को अगर रेस्पेक्ट के साथ बोलना होता है तो हम लोग वह नहीं बोलते हैं, वे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका अंग्रेजी ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर का यूज ये तो था अफर्मेटिव केस में, अब इसको देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी। मतलब नेगेटिव में केवल नॉट लगा के बात करना है और इंट्रोगेटिव में आप इससे क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग उसको भी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, इज एम आर के साथ नोट लगा देना है, नोट का यूज कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद इज एम आर नॉट प्लस एडजेक्टिव यानी उसकी अगर गुण दिखाएगा तो, और उस पर्सन के बारे में अगर बात करें वो पर्सन का क्या है, तो वहां पे सीधे आप उस कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं तुम एक छात्र नहीं हो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, लेकिन तुम आलसी नहीं हो, यू आर नॉट लेजी। तो लेजी यहाँ एडजेक्टिव था और स्टूडेंट क्या था, नाउन था, ठीक है। देखते हैं, जैसे वो यहाँ लिखा हुआ है मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड, ठीक है, आई एम नॉट बैड। तुम लोग चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। राम और रवि तैयार नहीं है, राम एंड रवि आर नॉट रेडी, ठीक है, नॉट रेडी। वह चोर नहीं है, ही इज नॉट अ थीफ, यहाँ थीफ नाउन था इसलिए इससे पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स, है ना। अगर हम केवल ऐसा बोलते हैं कि वे शिक्षक नहीं है, एक आदमी के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ही इज नॉट टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ठीक है। वह खुश नहीं है, सी इज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे सी फीमेल के लिए, और अगर मेल की बात करते तो हम ही का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ही इज नॉट हैप्पी। भारतीय किसान धनी नहीं है, द इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, है ना, इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। वह पागल नहीं है, ही इज नॉट क्रेजी, ही इज नॉट क्रेजी। मैड का मतलब पागल होता है लेकिन क्रेजी हमने लिखा है। अब यहाँ पे चाहें तो सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको कि सी का यूज करते हैं फीमेल के लिए और ही का यूज करते हैं मेल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं हम लोग, फास्ट। मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। तुम लोग चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। राम और रवि तैयार नहीं है, राम एंड रवि आर नॉट रेडी। वह चोर नहीं है, इज नॉट अ थीफ। वे लोग शिक्षक नहीं है, दे आर नॉट टीचर्स। वह खुश नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी। भारतीय किसान धनी नहीं है, द इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। वह पागल नहीं है, ही इज नॉट क्रेजी, ठीक है। तो ये था इसका नेगेटिव सेंटेंस। आइए हम देखते हैं इसमें बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन भी अराइज करते हैं इज एम आर के इस्तेमाल को लेकर के। तो हम लोग क्वेश्चन भी अराइज करके देखते हैं और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आइए देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग, है ना। नेगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने का के लिए काम करेगा ये, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ जो इज एम आर का जो पोजीशन है उसका इस्तेमाल आप लोग सब्जेक्ट के पहले कर दीजिएगा, ठीक है। इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के पहले कर दीजिएगा, बाकी जो सेंटेंस का जो रेस्ट पार्ट होगा उसको सब्जेक्ट के बाद में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे क्या तुम भारतीय हो, आर यू एन इंडियन। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। क्या वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, इज ही सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, ध्यान से, इज ही सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। तो यहाँ जो इज एम आर का जो पोजीशन है ये सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछने की बात करेंगे तो वहां पे इज एम आर का जो पोजीशन होगा वो सब्जेक्ट के पहले करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले करेंगे, ये बात ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग डब्ल्यू एच का जो यूज करते हैं ये क्वेश्चन पूछने के सेंस में, ठीक है। हमने यहाँ वाई और हाउ लिखा है, यहाँ पे डब्ल्यू एच कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, व्हेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम लेट क्यों हो, तो क्या करेंगे, डब्ल्यू एच का यूज करके यहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे, उसका सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये जैसे है वैसे रहेगा सब हमारा स्ट्रक्चर। इसके पहले हम केवल डब्ल्यू एच लगा देंगे यानी वाई और हाउ लगा देंगे, ठीक है, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। तुम लेट क्यों हो गए या क्यों हो, वाई आर यू लेट। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारी सेहत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ,
ठीक है। तो इस ढंग से सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चाहें तो यहाँ पे हम नोट भी लगा सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। कुछ नहीं करना है, अगर नोट लगाना होगा तो नोट का पोजीशन कहाँ करिएगा, यहाँ पे नहीं करिएगा, सब्जेक्ट की बात करिएगा। जैसे क्या तुम लकी नहीं हो, आर यू नॉट लकी, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आर नोट यू लकी, ऐसा नहीं बोलेंगे, आर यू नॉट लकी। क्या वह मोटी नहीं है, या क्या वह पतली नहीं है, क्या बोलेंगे बताइए, क्या वह पतली नहीं है, याद करिए, बताइए फटाफट। गुड। देखिए अभी आपने बताया था आपको वह पतली है, तो सी इज स्किनी। अब वह पतली नहीं है, सी इज नॉट स्किनी। अब क्या वह पतली नहीं है। अब हमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है इंग्लिश को बोलने में, ये यही होता है सबसे मुश्किल काम। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको, क्योंकि यहाँ पे कई चीजों का एक कंपाउंड सेंस हो जाता है। पहले तो वह पतली है, सी इज स्किनी। वह पतली नहीं है, सी इज नॉट स्किनी। क्या वह पतली है, इज शी स्किनी। क्या वह पतली नहीं है, इज शी नॉट स्किनी। यानी यहाँ पे कई तरह की चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। इसीलिए हमें फास्ट बोलने में या फिर चीज़ों को एक्सप्रेस करने में हमारी जबान रखा जाती है, या उतना फास्ट हम बोल नहीं पाते हैं। यही आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आइए एक बार फास्ट राउंड फिर देख लेते हैं इसको। क्या तुम भारतीय हो, आर यू एन इंडियन। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। क्या वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, इज ही सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। तुम लेट क्यों हो, व्हाई आर यू लेट। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारी सेहत कैसी है, हाउ इज योर हेल्थ। आप सब कैसे हैं, हाउ आर यू। ठीक है, चलिए। तो ये था इज एम आर का कंप्लीट यूज था। अभी ये कंप्लीट यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये बेसिक यूज हुआ है इज एम आर का। सेम एज इसी ढंग से हम लोग देखेंगे। फिर वाज वर्ग का भी यूज देखेंगे, और साथ ही साथ बी फॉर्म बी का यूज देखेंगे कि विल बी का यूज कहाँ करते हैं हम लोग। शैल भी स्पोकन में यूज नहीं करते, इसलिए उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ जानकारी उसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और ये जब काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे तो बोलने का अभ्यास करेंगे, इससे काफ़ी चीज़ें आपको बोलने के लिए अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपको आगे की जो सीरीज है इसके बाद वाज और वर का यूज वो समझ में आएगा। और साथ ही साथ कल हम पढ़ाएंगे विल बी और शैल बी, विशेषकर विल बी का यूज। ठीक है, फिर देखिए अभी इसके बाद इज एम आर का यूज अभी और भी हम काफ़ी चीज़ों में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, है ना। अभी हमने ऐसी बातें नहीं की है, ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था या बेसिक समझ डेवलप करने की है, जो आपको स्पोकन में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इसी ढंग से हमारे वीडियो को लाइक शेयर और इतना सपोर्ट जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच।